हमारी यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस मसले को, जो कि मसला नहीं है, उसको बना दिया गया है। कानून में बहुत ही साफ तरीके से एक तरीक़ाकार दिया गया है जिस पे अमलदारी तमाम आईनी इदारों को बेफर्ज है। इलेक्शन कमीशन का काम है फौरी इलेक्शन का शेड्यूल देना। तो ये हीले बहाने नहीं है, आप सबको पता है, सारी कौम को पता है कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से बिकॉज इनको पता है इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी और ये इलेक्शन हारने के खौफ से ये पूरे मुल्क को दांव पे लगा रहे हैं। इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है जो कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा हुई है, अगर मुल्क में इंतखाबात आज़ाद और शफाफ इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क की सालमियत खतरे में है। इस वक्त जो गरीब का हाल है वो आप सब जानते हैं। इस वक्त मिडिल क्लास से लेकर नीचे सब पिस गए हैं और ये हुकूमत बड़ी ढिठाई से इक़्तिदार से चिमटी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, सूबाई इलेक्शन में तारीख का मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुँच गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि आइन के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदर, विफाक, गवर्नर्स पंजाब और KP को नोटिस जारी किए हैं, मगर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और कहा कि इस हवाले से पहले स्पीकर्स की दरख्वास्तें दायर हुई हैं। आज खुद नोटिस बाद में लिया गया। इसके साथ लार्जर बेंच के रुकन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और उनके अहल खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा की गई है। जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर ने भी सुप्रीम कोर्ट के अज़हर नोटिस पर तश्कील बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये है कि सूबाई इलेक्शन की तारीख के मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या आज खुद नोटिस और लार्जर बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सूबाई इलेक्शन के मामले पर आइनी बहरान ख़त्म हो पाएगा या नहीं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अब अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि सूबाई इलेक्शन में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, मगर आज खुद नोटिस और बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बाद जो सूबाई इलेक्शन के मामले पर एक आइनी बहरान की फ़ज़ा नज़र आ रही है, आप उसको देख रहे हैं कि ख़त्म हो पाएगा? क्योंकि लास्ट शो में हम बात कर रहे थे कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहीं से कोई वाज़ेह हल इसका सामने आएगा। लास्ट में तो कर ही रहे थे हम, तो खैर पहले दिन से ही ये तवक्कुआत यही थी कि पहुँची वहीं पर खाक जहाँ का ख़मीर था, हमारे तो ये हालात हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइनली चला गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी आइनी बहरान ख़त्म नहीं होता, जो बज़ाहिर तो नहीं था, क्योंकि जो वाइब्स आ रही हैं सुबह से, जिस तरह के मामलात देखे गए हैं और 2 जजेस पे जो एतराज़ सामने आ रहा है गवर्नमेंट का भी, और वो खैर मरियम साहबा की तो बात बाद में करेंगे हम। जी नेक्स्ट। जो इसमें जो हेयरिंग के दौरान चीज़ें आई और उस पर ही बहुत सारा मामला समझ में आ जाता है आपको कि ये बहरान तो कहीं मुझे मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। असल में जो सबसे बड़ा इशू दुआ बन गया हुआ हमारे यहाँ, डिवाइड इतनी ज़्यादा हो गई है हर जगह। मतलब एक आपको लगता है कि जी ये तो बिल्कुल मुझे काबिल कबूल ही नहीं है ना, ये इस जज ने तो फैसला मेरे खिलाफ ही देना है, लिहाजा इस जज को नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जज बड़ा अच्छा है क्योंकि वो फैसला मेरे हक में दे सकता है, वो मेरे खिलाफ नहीं देगा। मतलब वो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं जजेस की उस पर कोई क्रेडिबिलिटी पे कोई अटैक कर रहा हूँ, मैं ये तासुर की बात कर रहा हूँ जो बन गया हुआ है ओवरऑल, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, हमारी पॉलिटिकल शख्सियात हों, वो इसी तरह से इन मामलों को लेके चल रही होती हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और उस पर ज़ाहिर है वो जो आग एक सुलगी हुई है उस पर मुसलसल तेल छिड़का जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मामलात कहाँ जाके रुकेंगे, लेकिन चीज़ें जो हो रही हैं, जो नज़र आ रही हैं, वो बड़ी खौफनाक हैं। बज़ाहिर तो ये मामला यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। अब देखें ना, बात ये हो रही है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गालिबन कहा था कि ये तो फिर ये भी देखना पड़ेगा, जस्टिस अतर मिनल्ला की भी शायद यही थी कि ये जो असम्बलियाँ टूटी हैं, क्या वो ठीक टूटी हैं कि नहीं।
اگر وہ ٹھیک نہیں ٹوٹی تو ظاہر ہے وہ پھر اسمبلیاں بحال کرنے کا بھی ایک آپشن نظر آ رہا ہے. اور اس پہ بھی بہت سارے تبصرے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا. تو خیر آپ کو پتہ ہے نا اس میں آئینی ماہرین بھی بہت بڑے بڑے, ہم بھی آئینی ماہرین بن جاتے ہیں وہاں جا کے. تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ اس طرح معاملات چلتے رہے کسی کو کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. الیکشن بھی کرا دیں گی آپ, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اگر اسمبلیاں بحال بھی ہو جاتی ہیں تو یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے, انریسٹ ہے, اس میں مجھے کمی ہوتے نظر نہیں آ رہی, مجھے یہ بڑھتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو بہرحال میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت کمزور آدمی ہوں, تو میں آخر میں دعا ہی کیا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب پہ اور اس ملک پہ رحم کرے. آمین. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی عامر صاحب, جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ آ بھی جاتا ہے, معاملات الیکشن بھی ہو جاتے ہیں, پھر ظاہر ہے ایک جب تحفظات کا اظہار ہو گیا ہے تو معاملہ بظاہر اس طرح سے نہیں ہوگا جس کو ہم کہہ لیں کہ قابل اعتماد ہوتا ہے. اور خود جو بینچ کے معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے ان تحفظات کا اظہار بھی کیا از خود نوٹس کے معاملے پر. اب چونکہ معاملہ تو گمبھیر ہے, آپ کے خیال میں اب یہ جو آئینی بحران صوبائی انتخابات پر ہے یہ حل ہوگا, یا جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں بحران مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ عمران خان اور ہمارے صدر مملکت اپنی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ مل کے اسے سپریم کورٹ تک لے جائیں گے, اور لے گئے, کیونکہ چاہتے بھی یہی تھے. اور اسی پہ کوسچنز بھی آتے ہیں, اور اللہ تو رحم کرتا ہے, اس پہ تو ہمارا ایمان ہے, بندے نہیں کرتے. اور بندے کیوں کریں؟ وہ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ بہت پہلے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ جب ججز ریمارکس دے رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ سوال پوچھ کے اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, ان سے آپ فیصلہ نہ سمجھے. لیکن اب تو ایک مسلسل بات ہے کہ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہی فیصلہ ہے. اسی طرح بینچوں کی تشکیل کے اوپر بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بینچ کدھر جائے گا, یہ بینچ کدھر جائے گا. اب جب آپ نے چیف جسٹس صاحب نے, ہم ان کے اختیار پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ اب 2 ججوں کے کہنے پہ انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا, اور پھر آج 3 ججوں نے اس کے بارے میں کھل کے اور بات کر دی, تو بات تو سامنے آ گئی. اصل بات یہ تھی کہ اس پہ فل کورٹ ہونی چاہیے تھی. اصل میں تو سپریم کورٹ آئینی طور پہ 17 ججوں پہ مشتمل ہے, جو کہ اس وقت پوری نہیں ہے, 15 جج ہیں. ان میں سے بھی پھر پک اینڈ چوز, وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے, چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ انہوں نے اپنے بعد جو سینئر ترین 2 جج تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق, ان دونوں کو کیوں نہیں شامل کیا. پھر نیچے بھی لسٹ میں جہاں تک 9 نمبر تک گئے, آگے پیچھے ہوتے رہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے اپنی تمہید باندھی, تو جسٹس مندو خیل صاحب نے جو سوال اٹھایا کہ یہ 184(3) کا کیس نہیں ہے. اب آپ یہ بات اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 184(3) جو ہے وہ بنیادی حقوق کا تحفظ ہے, اور یہ آئینی حق ہے ووٹ دینا, یہ بنیادی حق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہر آئینی حق بنیادی حق نہیں بنتا. اسی طرح جیسے صدر مملکت کا اختیار جو الیکشن ہے آرٹیکل 44 کے تحت, جو وہ دوسری دفعہ نہیں لڑ سکتے, وہ آئین کا بنیادی حق 25 کی خلاف ورزی ہے, لیکن وہ ہے, یہ ہمارے ہاں ہے. اب آپ آ جائیں کہ انہوں نے ایک تو اعتراض اس پہ اٹھایا, دوسرا اطہر من اللہ صاحب نے اٹھایا کہ اسمبلی کا ٹوٹنا کیا وہ پولیٹیکل لیڈر کے کہنے پہ نہیں ہوا, اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے اس کی تائید میں کہا کہ اگر وہ بحال ہو جائیں, اگر وہ بحال ہو جاتے ہیں, جو کہ اب سوال بھی ڈل گیا, ابھی ہمیں تحریری فیصلے کا انتظار ہے, لیکن جو ہمارے ساتھیوں نے ہمیں بتایا عقیل افضل اور باقی جو ٹیم تھی کہ چیف جسٹس نے اس کو نوٹ کروایا ہے کہ کیا کیا کوسچن فریم ہوں گے, جو تھوڑی دیر تک رات تک گئے تک فیصلہ آ جائے گا تحریری طور پہ. تو اس میں پہلا سوال تو پھر یہی بن جائے گا کہ اسمبلی ٹوٹی ٹھیک یا غلط. اس پہ ہم نے بھی بات کی لوگوں سے کہ بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی توڑ دی تو ٹوٹ گئی. تو انہوں نے کہا نہیں, جیسے سپریم کورٹ نے جو ہے نا کہ مشاورت اور وہ بامانی, وہ سپریم کورٹ نے کلیئر کیا کہ مشاورت آئینی اداروں کے سربراہوں کے درمیان میں اگر کہیں لکھی گئی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا, آپ نے مجھے بتایا اور ختم, نہیں. پھر وہ بامانی کنسلٹیشن چیئرمین نیب کے کیس میں آ چکی ہوئی ہے سامنے. تو پھر یہ بھی اب کٹا کھلے گا کہ کیا اسمبلی عمران خان کے پریشر پہ توڑی, اور چودھری پرویز الہی کی آڈیو بھی ہے اور ویڈیو لائیو چلی ہے کہ جس میں انہوں نے فواد چودھری کا نام لیا کہ اس طرح کے لوگوں نے یہ اسمبلی توڑوا دی. تو یہ سوال بھی اب آئے گا. اور بڑی دلچسپ ہماری تاریخ میں جہاں چیف جسٹس صاحب نے آج صبح تمہید باندھی, اس میں کہا کہ جو کہ صدر مملکت کے فیصلے کے بنیادی طور پہ خلاف
جا رہی ہے بات. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہوتا تھا کہ وہ تاریخ دیتا تھا، لیکن مارشل لاؤں کے درمیان میں یہ کام ہوا کہ یہ کام ان سے لے لیا گیا. تو پھر صدر صاحب جہاں لے کے آئے، لانا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں تھا، جو کھیل تھا وہ جو مقصد تھا تو انہوں نے حاصل کر لیا، لیکن پھنس اب سپریم کورٹ بھی گئی ہے، پاکستان بھی گیا ہے کہ کہاں تک جائیں گے. میرے صاحب میں میری جو رائے ہے چیف جسٹس صاحب کو اب جتنی کورٹ کے ججز موجود ہیں ان سب کو بٹھا لینا چاہیے، کیونکہ پہلے جب سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ جی آپ فل کورٹ بنائے، فلاں کیس میں بنائے، انہوں نے نہیں بنائی، لیکن اب ان کے ججز نے اپنے ججز پہ سوال اٹھا دیے ہیں، آڈیو پہ سوال اٹھا دیا اپنے جج کی اور بھری عدالت میں اٹھایا ہے. اب یہ ایسے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نوید صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ ظاہر ہے بینچ کے اراکین جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تو اب اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے ظاہر ہے اس پر بھی پھر مختلف تحفظات ہوں گے. آپ کو یہ بحران بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ جج صاحبان کے یہ ریمارکس بھی ہیں، جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کسی ایک کی ہدایت پر اسمبلی کیسے تحلیل ہو سکتی ہے اور 5 سال کے لیے نمائندہ منتخب ہوتا ہے. تو اب یہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے صوبائی انتخابات کی کوئی تاریخ آئے گی، اس آئینی بحران کو نمٹا لیا جائے گا؟ لیکن دعا میرے خیال میں جیسے ایاز خان صاحب نے پہلے کہا کہ معاملہ یہاں تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا، ان کے اتحادیوں کا ان کا یہ ایک حق تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑیں. اچھا مسئلہ یہ ہوا کہ پی ڈی ایم نے ان کو مجبور کیا. وہاں سب سے پہلے تو یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی یہ اسمبلیاں کبھی نہیں توڑیں گے، اور پھر ان کو ڈیر کیا گیا کہ جی اسمبلیاں توڑ کے دکھا دیں. انہوں نے اسمبلیاں جب توڑنے کی کوشش کی پھر جو ہے وہ راستے میں روڑے اٹکائے گئے، پھر اس کو جو ہے وہ ایک بحران کی سچویشن اختیار کر گیا. پھر جب اسمبلیاں ٹوٹیں تو پھر جب توڑ رہے تھے تو اس وقت یہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جو کہہ رہی تھی کہ جی یہ اسمبلیاں توڑ دیں، ہم جو ہے الیکشن کروا دیں گے. اب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں، اب الیکشن سے تو وہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے کہ جی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو وہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جی سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے، سپریم کورٹ کے بینچ میں چیف جسٹس کو یہ کرنا چاہیے، چیف جسٹس کو یہ کرنا چاہیے، میرے خیال میں یہ ان کی ثوابدید ہے. ہم بیٹھ کے اس طرح کے میرے خیال میں پروگرام میں اور شو میں بیٹھ کے چیف جسٹس کو یہ مشورے دینا کہ جی یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. ادارے ہیں یہ اسٹیٹ کے ادارے ہیں، اسٹیٹ کے اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ججز کے اوپر آپ سن لیجئے گا تھوڑی دیر جی چونکہ میری بات پہ آپ نے کہا تو میں نے اسی لیے کہا، تو ابھی آپ پی ڈی ایم کی بات بھی کر رہے تھے، وہ بھی مشورہ تھا. آپ جواب دے دیجئے گا، آپ کو پورا اختیار ہے. بات یہ ہے کہ 9 ججز میری بات کا جواب دیا نا، اس لیے میں بول رہا ہوں ورنہ میں نہ بولتا. جی ابھی 9 ججز میں سے اگر 2 ججز جو ہیں وہ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پورے بینچ کو متنازع نہیں بنا سکتے. 9 ججز کا بینچ ہے، 9 ججز میں سے اور ججز ہیں ان کی ہر ایک کی وہ ریمارکس دیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو نیب امینڈمنٹ کا جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس دوران بہت سارے ایسے ریمارکس دیے گئے. اگر آپ ان ریمارکس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میں تو یہ کہوں کہ جی این آر او کی طرح اٹھا کے اس کو بھی جو نیب ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو بھی اٹھا کے جو ہے اب تک کورٹ نے باہر پھینک دینا تھا. تو اداروں کو خودارہ متنازع نہ بنائیں. جو اس وقت سپریم کورٹ ہے اس کا یہ اختیار ہے، اس کا ایک آئینی اختیار ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے گی. اب آئین کی تشریح اگر سپریم کورٹ کا اختیار ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آئین کی تشریح سپریم کورٹ اس طرح سے کرے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے جس طرح سے ای سی پی کو جو ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اٹھا کے دیکھ لیں، میرے خیال میں بھی آئی تو اس پہ کسی طرح سے جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتی تھی. اب بھی اور پھر ان جو صوبائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے مسئلے مسائل کریٹ کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں گورنر، پنجاب گورنر اور کے پی گورنر جس طرح سے، یعنی ایک آئینی چیز ہے کہ 90 دن کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں. پھر بات آ گئی اور پریزیڈنٹ اور ای سی پی کے درمیان ایک کانفرنٹیشن کی سچویشن بن گئی. اب یہ کانفرنٹیشن کی سچویشن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ
जानी थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जो कि आइन की ठीक तशरीह करेगा। तो खुदारा मैं ये कहूंगा कि जैसे खान साहब ने कहा था कि इदारों को मुतनाज़े ना बनाएं। इदारे जो है अब कभी अगर ECP मुतनाज़े बनता है, कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़े बनता है, तो फिर तो यही होगा कि कोई जो है वो मावराए आइन इकदाम जो है आके करे और वही बैठ के फैसला करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही बदकिस्मती है, हम अपने सिस्टम को मजबूत ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम खुद चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत, जिसकी मर्जी का फैसला नहीं आता वो उस इदारे को मुतनाज़े बना देता है, और जो कि नहीं होना चाहिए। फैसल साहब, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में अब ये जो एक कशमकश की फ़ज़ा है इस वक्त सूबाई इंतखाबात को लेकर KP और पंजाब के, वो ख़त्म होती नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद? देखिए, हर दौर में बहरान देखें, लेकिन इस वक्त जितना शदीद बहरान पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ना हुआ हो। हर शोबा जो है वो अपने बदतरीन बहरान की जद में, हर इदारा जो है वो दूसरे इदारे से टकरा रहा है, बाकायदा टक्कर हो रही है दूसरे इदारे के अंदर। लोग भी इदारे के अंदर एक दूसरे से जो है ना वो सफारा हो चुके हैं, और इस तरह सफारा हुए हैं कि वो सब चीज़ें जो है अब वो मीडिया पे आ रही हैं। किसी एक इदारे की बात नहीं है, जो भी आप इदारा उठा लें उस इदारे में जो है बिल्कुल जो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सफ बंदी जो है वो हो चुकी है। इस वक्त माशी एतबार से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है इस वक्त ख़तरे में है। इस वक्त दुनिया में जितने माशी मसाइल पाकिस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में भी इतने ज़्यादा माशी मसाइल नहीं है कि आप जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के लिए बिल्कुल जो है वो किनारे पे जो है वो खड़े हुए। आपके वज़ीर दिफा तो ये कह रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जिन लोगों के हाथ में इस मुल्क को बहरान से निकालना है, उनकी संजीदगी देखनी है तो ये आप मीडिया देख लें, मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं वो देख लें, इदारों का रवैया देख लें। किसी एक इदारे का इशू नहीं है, जो इदारा चाहे आप जो है उठा लें। इस वक्त जो इदारों के दरमियान और ताकतवर लोगों के दरमियान जंग हो रही है, आप यकीन करें ये ऐसा महसूस होता है कि इन लोगों का जो है ना इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। ये 10-20 हज़ार आदमी है ना, ये 22 करोड़ लोग किस तरह अपनी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ताकत की जंग, एक दूसरे पे तसल्लुत हासिल करने की जंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जंग, और जंग मेरे और आपके नाम पर लड़ी जा रही है, और इसमें मेरा और आपका कोई किरदार ही नहीं है। सही, कोई इस 22 करोड़ लोगों के नाम पर लड़ी जाने वाली जंग में इन 22 करोड़ लोगों का कोई किरदार ही नहीं है। इन पे इस वक्त क्या गुजर रही है, इन पर इस वक्त क्या बीत रही है, ये ताकतवर लोग जो है इस बात से कतई तौर पे गाफिल हो चुके हैं, ला ताल्लुक हो चुके हैं। सही कह रहे हैं, अंधे हो चुके हैं। ये जिंदा बचेंगे 22 करोड़ लोग तो इन लोगों की चौधराहटें भी जो है वो कायम रहेंगी। वो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर, आप देखें कि लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जो है वो सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया, और यहाँ इक़्तिदार की जंग इतनी खतरनाक हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आपका ना मुल्क चल रहा है ना आपका निज़ाम चल रहा है। हम तबाही के किनारे पे जो है ना पहुंच चुके हैं। मकसद ये चाहते क्या है, मतलब इन लोगों ये तसल्लुत, जिन लोगों का तसल्लुत है, अब वक्त आ गया है इस कौम के लिए कि इनके तसल्लुत से आज़ाद कराना होगा इस मुल्क को। इस मुल्क को जो है ना वो बचाना है। हमारे आपके लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे आपके एक दूसरे को नीचा दिखाने से, एक दूसरे के ऊपर दलाइल लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामला बहुत आगे निकल गया है। सही कह रहे हैं हम, जो कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया, तो ये वाकई चला गया है मामला। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आइन है वो इस सिस्टम को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा है, इस निज़ाम को जो है वो नहीं बचा पा रहा। इस वक्त इस आइन को तब्दील करने की जरूरत है। ठीक है, वरना अभी तो आइन पर अमल दरामद ही मुश्किल है, तो नवाज शरीफ को नीचे। ठीक कह रहे हैं हम जी, अल्लाह ताला ही रहम फरमाए हम पर। बिल्कुल जी, आमीन। इलियास साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? किसी तरफ इसको ख़त्म करना चाहिए। जो बहरान पैदा हुआ है इसको ख़त्म करने की बजाय इसको मज़ीद बढ़ाया जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते देख लें आज इस सतह पर पहुंच गए कि मुल्क के हालात देखें कि दुनिया भर देख रही है कि कोई इस तरफ पाकिस्तान को देख रहे हैं कि कोई किसी तरफ बैठ ही नहीं रहे, कोई मसला हल होता नहीं नज़र आ रहा। माशी हो जाए, सियासी हो जाए, और सियासी तो आप देख लें कि मुल्क में रोज़ एक ना एक इम्तिहान है पाकिस्तान के लिए, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ। तो ये देखें, अगर अदालत में चले गए, सू मोटर ले लिया तो ठीक है, अदालत के देख लें, बेंच बन गया 9 रुकनी बेंच। इसमें जो फैसला हमें इदारों पर एतमाद करना पड़ेगा।
اگر نہیں کریں گے تو اسی طرح مسئلوں پر حل ہوتے دیکھیں. پہلے بھی کتنے اداروں پر تنقید کر کے، الیکشن کمیشن پر ہو، دوسرے ادارے ہوں، جو بھی ہو، ہم نے ہر ایک پر تنقید کر کے اپنا یعنی کہ خود سسٹم بگاڑا. ہمیں اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا اور جو فیز سے گزر رہے ہیں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، بجائے کہ تنقید کر کے ایک دوسرے کو مار گرانا نہیں ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہماری یہ سیاسی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں بیٹھ تو نہیں سکتی لیکن سسٹم کو ٹھیک کریں. اب لڑ مرنے کی بجائے کچھ سسٹم ٹھیک کریں تاکہ عوام کے لیے مسئلے حل ہوں. اگر نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا. جیسے ہے کہ یہ اس مسئلے کو ایاز صاحب نے بھی کہا کہ مسئلہ یہ سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے پر یہ ہے کہ جس کے حق میں فیصلہ آ جائے، ہمارے ہاں یہ ہو گیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دوسرے کے نہیں ہے. تو یہ روز دیکھنے کو ملتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ روز ایک تماشا لگا ہوتا ہے اور ملک میں یہ تماشے لگنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. ان کو کسی کو نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عوام کے مسئلے جو بحران ہیں کیا، ان کے لیے وہ مسئلہ بن رہا حکمرانی ہے. کیا، جو عوام کو سب کو اپنے اپنے اقتدار کی ہے. بہرحال جی معاملات اس وقت اس طرح سے سادہ اور آسان نہیں ہے، کافی گھمبیر ہیں، کیونکہ جس طرح ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بحران جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. خاص طور پر دونوں اگر صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کی بات کرتے ہیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیگر ایکسپرٹس کی رائے بھی آپ جان چکے ہیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال ایکسپرٹس کے لیے ہوگا. پی ایم ایل این نے سپریم کورٹ کے 2 حاضر سروس ججز کے خلاف نیا محاذ کھولا ہے. مریم نواز نے ججز اور جرنیل پر سنگین الزامات لگائے ہیں. اپنے خطاب میں ہم سوال یہ رکھیں گے کہ نون لیگ اداروں پر الزامات لگا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. جب سے یہ گھڑی چور حکومت چھوڑ کر گیا ہمارے کان پک گئے سن کے کہ سازش ہو گئی کہ جو سازش ہوئی تھی وہ اصل میں نواز شریف کے خلاف ہوئی تھی. مسلم لیگ نون کے سارے لیڈران کو چن چن کر نااہل کیا. آج جب اسٹیبلشمنٹ نے اس بدبودار گند جس کا نام عمران خان ہے اس کو اپنے کندھوں سے گند کا یہ ٹوکرا اٹھا کر پھینک دیا تو یہ ٹوکرا آج ان 2-3 ججز نے اٹھا لیا. ناظرین، ملک میں سیاسی کشیدگی عروج پر ہے. سیاسی اختلافات دشمنی میں بدل رہے ہیں. تمام اداروں میں پولرائزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے. گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنا اپنا نظام، اپنا اپنا انصاف چاہتے ہیں. تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ منظور نہیں، تو نون لیگ کو جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن منظور نہیں. آج مریم نواز نے سرگودا میں ایک تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے بڑی اسکرین پر 4 ججز اور 1 جرنیل کی تصاویر چلائی. انہیں 5 کا سازشی ٹولہ کہا اور ان پر انہوں نے سنگین الزامات بھی لگائے. یہاں تک کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو جنرل فیض کی باقیات کہہ دیا اور الزام لگایا کہ 4 ججز اور 1 جرنیل یہ 5 کا سازشی ٹولہ ہے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی اور انہیں حکومت سے نکالا. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے گند کا ٹوکرا کندھوں سے پھینک دیا تو ججز نے اسے اٹھا لیا. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا. عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ بنیادی سوال تو یہی ہے کہ نون لیگ اداروں پر جس طرح سے الزامات لگا رہی ہے، جس طرح میں نے ذکر بھی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے. لیکن عامر صاحب، اب گورنمنٹ اپنا نظام، اپنا انصاف چاہتی ہے، اپوزیشن اپنا نظام، اپنا انصاف چاہتے ہیں. اب پی ٹی آئی کو اپنی مرضی کے ججز چاہیے، نون لیگ کو اپنی مرضی کے ججز چاہیے. تو یہ پھر سسٹم جو ہم پہلے پارٹ میں بات بھی کر رہے تھے، تو یہ سسٹم پھر کس طرح سے چلے گا؟ کیونکہ جب اداروں کو تقسیم کریں گے تو ظاہر ہے ملک کمزور ہو چکا ہے، مزید کمزور ہوگا. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ انتخاب کے لیے بیانیہ بنانا چاہ رہی ہے اور سسٹم کی پرواہ نہ اپوزیشن یعنی تحریک انصاف کو ہے نہ ہی نون لیگ کو؟ آپ نے جو کہا بالکل درست کہا، اور لاسٹ میں نے جو کہا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھنا چاہیے، تو وہ میری رائے ہے. رائے بنتی ہے جب ہم کوئی حالات دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو مرضی کو اعتراض کرے اس کا حق ہے. اپنی رائے دیں زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے، تو یہ چیف جسٹس صاحب نے نہیں دیکھا جب انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان کے ہر کیس سے الگ کیا تو لوگ سوشل میڈیا پہ ہلکی ہلکی بات کرتے رہے، اور اب اس کو فل ٹائم وائس دے دی پی ایم ایل این کے وزراء نے بھی کہ جی پھر ان لوگوں کو جن کے مخصوص بینچز بنتے ہیں، ظاہر ہے وہ بینچ چیف جسٹس بناتے ہیں، میں تو نہیں بناتا، آپ بھی نہیں بنا سکتی، کوئی بھی نہیں بنا سکتا. تو پھر جب ان کے مخصوص بینچز بنتے ہیں تو ان کو بھی ایسی پارٹیوں کے کیسز نہ دیا جائیں جن کے فیصلے متواتر آ رہے ہیں. یہ بات کر لی گئی. آج آپ نے ابھی مریم نواز کی بات کی، ظاہر ہے وہ مریم نواز نے کہی نا، ہم نے تو نہیں کی. ہم تو اس پہ تبصرہ کریں گے، بات کریں گے، اور ہم کوئی وہ نہیں کر رہے. دیکھیں جب 63A ری رائٹ کیا، وہاں سے یہ پنجاب اسمبلی کا تنازع آیا کہ ایک آئین کے اندر
शिक लिखी है कि अदम एतमाद आएगी, लोग वोट देंगे पार्टी के खिलाफ तो डी सीट होंगे, तो वो वोट काउंट भी नहीं किया गया और वो उसको उड़ा दिया गया। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ और आज ये गंद वहां आया है जहां ना सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत रह गई है। सच्ची बात है कि हर बंदे ने अपनी अपनी बात बना ली हुई है ना, कि चीफ जस्टिस पे बोलो, जजों पे बोलो, फिर जजों के अंदर जज बोले हैं ना, हम नहीं बोले। जजेस ने कहा कि ये सुओ मोटो नहीं बनता और ये बनता है, तो ये फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। हमने ये राय दी है कि इसको आप कर दें, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज बने हैं कि आप, कोई कह रहा है बेंच फिक्सिंग है, इमरान खान साहब एक की हिमायत में है, मरियम नवाज दूसरे की उसमें है, कोई जजेस कहां बैठे हैं, तो फिर मसला क्या है? मसला ये वही है कि इन्हीं तनाजों ने पाकिस्तान को अपनी निचली तरीन सतह पे पहुंचा दिया। दुनिया में कोई वक़्त इज्जत हमारी नहीं रही। क्या हमारी अदलिया की अगर 130वीं या 29वीं पोजीशन आई है तो वो मैंने और आपने की है या यहां तजिया निगारों ने की है? वो एक सिस्टम के नंबर बनते हैं कि जी आप इंसाफ कितनी जल्दी और किसको कैसे देते हैं। तो ये सवालात खुद चीफ जस्टिस साहब को सोचने हैं, उन्होंने ही जवाब देना है, मैंने नहीं देना, क्योंकि हम तो वो साइल हैं जो बात करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हमारी ये राय बनती है कि हम बताएं कि जी जब इतनी पोलराइजेशन हो गई है, उसके अंदर एक जज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साइड पे बिठा दें, कुछ को ले लें, तो फिर सवाल उठता है। सवाल का जवाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को ही देना है, मैंने नहीं देना, क्योंकि ये सवाल उनके जज ने उठाया है, उनके जजेस ने उठाया और आज 3 जजों ने उठा दिया। एक इशू के 2 जजों ने वो बुनियादी हकूक का पॉइंट दिया जो बनता नहीं। अब इसका फैसला चीफ जस्टिस साहब ने रद्द नहीं किया, उन्होंने कहा हम इसको भी देख लेंगे, हम आपके नए पॉइंट को भी देख लेंगे। जहां तक PMLN का है, जाहिर है कि वो जब जस्टिस खोसा साहब ने एक पुलिस रात की मंजिल लिख दी किसी वीडियो को शवाहिद में लाने के लिए जज अरशद मलिक के केस पे, उस जज को तो सजा दे दी, उसको नौकरी से निकाल दिया, लेकिन आइडियल बच्चा होता है मुल्जिम उनके लिए कि इसको इनोसेंट समझे और फिर फैसला करें। तो जो मुल्जिम है उसको केस के ऊपर तो कोई फैसला नहीं किया, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने किया, जज अरशद मलिक को नौकरी से निकाल दिया। कुछ तो था जिसकी बुनियाद पे बात हुई। अगर आज ऑडियो पे कोई जज बात कर रहा है बैठ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर फैसले कर लेने चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा गड़बड़ में चले गए हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम किसी इदारे की, पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ हुआ है वो भी देख रहे हैं। सियासतदानों की तो कभी इज्जत रही नहीं, उनको किसी ने माना ही कभी नहीं, क्योंकि वो तो आए चोर हैं, चूंकि एक दूसरे को चोर कहते हैं। अब ये जो इदारे एक दूसरे को संभाल रहे थे, इनकी भी बीच चौराहे में फूट रही है अंडिया। तो मेरा ख्याल है सारों को ही चौराहे में आके बैठना चाहिए, जिसको मैं डी चौक कहता हूं, वहां बैठ के अपने अपने किए की माफी मांगे और इस मुल्क को चलाने की, जिसमें 22 करोड़ नहीं 24 करोड़ अवाम रहते हैं, जिनकी अब डिजिटल मर्दमशुमारी शुरू हो गई है, उनकी गुर्बत का ख्याल करें। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं जी। ऐसा जाहिर है हम किसी एक मखसूस इदारे की बात, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें सारे इदारे आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं, नून लीग को वो कबूल है, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तब नून लीग को कबूल नहीं था। इसी तरह से अब ये PTI और PMLN, और जिस तरह मरियम नवाज का जो बुनियादी सवाल है उन्होंने जिस तरह से तनकीद की है, आपके ख्याल में अब ये दोनों जमातें अपना अपना बयानिया बनाने के लिए इदारों को मुलविस करें और अपनी पसंद नापसंद जो नहीं पसंद उन पर खुलम खुला तनकीद हो रही है? नहीं, एक का तो बयानिया बन चुका हुआ ना, वही बयानिया तो तंग कर रहा है इस वक्त जो बन चुका हुआ है। मुस्लिम लीग का तो फौरी तो सिंपल एक ही उनका वो है, जो वो अचीवमेंट जो वो चाह रही है मुस्लिम लीग नून कि जी इलेक्शन हमने नहीं कराने हैं। जाहिर है गवर्नर्स जो हैं वो इतने बाख्तियार होते हैं कि उन्होंने खुद ये फैसला कर लिया था कि जी हमने तारीख नहीं देनी। जिस तरह से ये बात हो रही है कि जी परवेज इलाही साहब ने कैसे तोड़ दी असम्बली, वो इमरान खान के कहने पे, तो गवर्नर साहिबान ज़ाहिर है लीडरशिप की आती है, वो हिदायत आती है कि भाई खबरदार डेट नहीं देनी, नहीं देनी। आपने ये आज जब ये हेयरिंग शुरू हुई, ये तकरीबन उस वक्त से एक बयानिया बनाना शुरू किया गया। नून लीग ज़ाहिर है वो इनको खेलना आता है, मैं सच्ची बात है, मैं बड़ा इनका फ़ैन हूँ, इस हवाले से मद्दाह हूँ उनका। ये खेलते 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 फिर जब सरगोदा तक बॉल आई और मरियम नवाज साहबा ने जब 2 हाजिर सर्विस जजेस को उनकी तस्वीरें चला के उन पर तनकीद की, फवाद चौधरी ने तो मुंशी कहा था ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और वो इतनी बड़ी तौहीन थी कि उसके बाद भुगता फवाद चौधरी ने। लेकिन आज अभी तक कुछ नहीं हुआ, कहीं पे कोई हिलजुल नहीं हुई, कोई मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 हाजिर सर्विस जजेस आपको नहीं पसंद होंगे, सर उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, नहीं पसंद होंगे ना आपको, लेकिन इस तरह से भरे मजमे में वो कहना
बहरहाल एक बाजवा साहब को मुबारक हो कि वो मेरे ख्याल वो अब पता चल गया कि वो अच्छे आदमी थे। फैज हमीद अच्छे आदमी नहीं थे, वो बहुत बुरे थे। बाजवा साहब अच्छे हो गए हैं। ये यकीनन किसी दोस्त ने जो मुलाकातें ज्यादा की होंगी ना, उसने बताया होगा कि आप ऐसी बिला वजह नाराज हैं बाजवा साहब से। तो मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस साहब को भी फारिग कर देना चाहिए। ठीक है, ये PMLN और PTI को इख्तियार दे देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे जज लगा दें, जितने चाहें जज लगा दें। मतलब ये बेंच तो हम एक मुद्दत से इसी तरह देख रहे हैं कि इसी तरह से बेंच बना करता है। चीफ जस्टिस जिस जजों के साथ कंफर्टेबल होता है उन्हीं का बेंच उसके साथ बैठा करता है। ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में देख रहा हूँ। लेकिन अब चूंकि नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती जी, और उसे लग रहा है कि ये जज इलेक्शन की कहीं डेट अनाउंस ना करवा दें, ठीक है, तो उनका तो सारा किया कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए अब क्या कह सकता हूँ मैं, आप मतलब बिला वजह मुझे ना इश्ताल दिला दें। फैसल साहब, जजों ने पंजाब में भी बल्दियाती इदारे बहाल किए थे, किसी ने नहीं किए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी वो जज ने तो इलेक्शन का क्या सी होए, हाई कोर्ट के जज ने किया नहीं, उन्होंने इदारे बहाल किए थे, इलेक्शन नहीं कहा था। पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल किए थे, जो इलेक्शन का उन्होंने कहा था बल्दियाती का इस्लामाबाद, अमल ही नहीं हुआ। वो कहाँ हुआ? जजों के ऑर्डर थे सुप्रीम कोर्ट के, अमल नहीं हुआ। मैं तो और किसी ने नहीं पूछा, इसी तरह नहीं पूछा जिस तरह आप नहीं पूछ रहे। मैं बड़ी देर शायद आप पूछ लें, 24 घंटे में पूछना, लेकिन उस वक्त उस ऑर्डर को जीरो किया गया। पंजाब में बल्दियाती इदारों में दाखिल नहीं होने दिया गया किसी को, सुप्रीम कोर्ट ने बात की। और आज आप काफी स्लो बोल रहे हैं, लगता है आप बड़े मायूस हो गए हैं हुक्मरानों से, सियासतदानों से। बहुत फाइनली मायूस, बहुत ज्यादा बिल्कुल निमट गया आज तो मैं। देखिए, इस वक्त जो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन में आईनी बहस हो रही है ना, कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है और इसमें फलाना इदारा मुलव्विस है, इसमें फलाना इदारा मुलव्विस है। आज मैं आपको फिर एक नुस्खा बताता हूँ इस मुल्क को मसाइल से निकालने का। जी, जिस दिन इस मुल्क के सियासतदानों में ये जंग शुरू हो गई ना कि बल्दियाती निज़ाम ना होने से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप अपने 50% मसाइल को हल कर लेंगे। लेकिन इस बात को ना हजम करना बहुत मुश्किल है। इस बात को इस मुल्क का दानिशवर तबका भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। सियासतदान तो चले इसलिए नहीं करता कि उसके मफादात को एक मजबूत निज़ाम से जो है वो नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस मुल्क का मसला समझे बात को कि ये 10-15 हज़ार लोगों का मुल्क रह गया है। इस मुल्क का मसला ये है, इस मुल्क में इख्तियार जब तक एक आम इंसान के पास नहीं आएगा, आप इन लोगों से, ताकतवर लोगों से इख्तियार नहीं छीनोगे, इस मुल्क के मसाइल नहीं हल होंगे। ये अपनी ताकत की जंग लड़ रहे हैं, ये अपने इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं, ये अपनी याशियों की जंग लड़ रहे हैं, मेरे और आपके नाम के ऊपर, जिसका बेनिफिशरी मैंने और आपने नहीं होना, इन्होंने खुद होना है। इस मुल्क का मसला ये है, इस मुल्क का जो असल मसला है उस पर कोई आग उठाने को, देखने को तैयार नहीं है। इस मुल्क में बल्दियाती निज़ाम नहीं है भाई। इस मुल्क का असल मसला ये, खुदा के वास्ते कोई नहीं समझने को तैयार, ना कोई सियासतदान। हद तो ये है कि इस मुल्क का कोई भी इदारा ये समझने को तैयार नहीं कि इस मुल्क का जो है वो असल इशू क्या है। सही, जब तक इस मुल्क में ये इख्तियार जो 1000 आदमियों 2000 आदमियों के पास है, जब ये इख्तियार 20 लाख लोगों के पास चला जाएगा, 50 लाख लोगों के पास चला जाएगा, इस मुल्क के 70% मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन नहीं जाने देते। अभी आज देखिए ना, मरियम साहिबा ने जो आज तकरीर की है जजेस पर एस्टेब्लिशमेंट, भाई आपकी हुकूमत है ना, आप इल्जाम क्यों लगाई है? अगर आप समझते हैं कि फलाना आदमी किसी मतलब में तो कार्रवाई करे, इल्जाम क्यों लगा रही? कोई आप कोई अपोजिशन लीडर है, आपकी हुकूमत है, आप जब ये फैसला कर सकते हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, जब सारे बाइख्तियार तरीन फैसले आपके वालिद साहब करते हैं, तो भाई जिसने किसी ने गलत किया तो कार्रवाई करे ना, सिर्फ मजलूम बनने के लिए इल्जाम मत लगाए और असल मसले तक पहुंचे। इस मुल्क का असल मसला क्या है? बिल्कुल सही जी, आपका पॉइंट आके आप ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ये सवाल हम रखेंगे, नवीद साहब और इलियास साहब का टेक भी लेंगे, साथ ही हम बात कर लेंगे जेल भरो तहरीक के हवाले से भी कि रजा कराना गिरफ्तारियों के बाद रिहाई की जो दरख्वास्तें हैं वो फिर क्यों दी जा रही हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बुनियादी सवाल, अब गवर्नमेंट चाहती है कि उनका अपना निज़ाम हो, अपना इंसाफ, अपोजिशन चाहती है उनका अपना निज़ाम, अपना इंसाफ। जिस तरह से आज मरियम नवाज़ ने तनकीद की है हाजिर सर्विस जजेस पर भी, आपके ख्याल में अब इदारों पर इस तरह से इल्ज़ामात लगाकर तो सिस्टम को कमज़ोर करने वाली बात है, तो इससे क्या हासिल कर लेंगे ये? लेकिन दुआ, इस वक्त मेरे ख्याल में मुल्क में जो 3 तरह के क्राइसिस हैं जिन्होंने एक परफेक्ट स्टॉर्म की सिचुएशन मुल्क में बना दी है। एक तरफ हमारे पास जो है वो सियासी एक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का क्राइसिस है, और तीसरी तरफ अभी जो है वो एक आइनी बहरान या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो पैदा किया जा रहा है।
अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जी पूरी फुल कोर्ट बैठे और वो जो है वो इस केस को टेकअप करे। अब इस मुल्क में 22 करोड़ अवाम रहते हैं और वो 22 करोड़ अवाम के केसेस सारे उठा के सुप्रीम कोर्ट एक साइड पे रख दे और एक तबका, सिंस उसको 2 जजेस या 3 जजेस के ऊपर एतराज है, उस तबके के लिए जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क के केसेस को उठा के साइड पे रख के जो है वो क्योंकि वो एक खास तबका जो है वो 2 जजेस को नहीं चाहता। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी है कि अगर एक जज एक एतराज कर रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट है, पूरे 9 जज वहाँ बैठे हुए हैं और वो बैठ के एक कंसेंसस के साथ ही जो है वो फैसला आता है। ऐसा नहीं है कि एक जज की राय एक है और दूसरे जज की राय दूसरी है और जो है वो जो मेजॉरिटी की जो मिनॉरिटी की जो राय है उस पर फैसला आएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, जहाँ तक बात की आपने जो मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ किया, मैं खान साहब की बात से यहाँ पे इत्तेफाक करूँगा कि PMLN बेसिकली इंतखाबात नहीं चाह रही, और क्यों नहीं चाह रही सबके सामने है। उनके पास इस वक्त इंतखाबात लड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आप देख लें जिस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो 30% से ऊपर चली गई है, और अभी कल जो है प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छा एक इकदाम था कि उन्होंने जो ऑस्टेरिटी मेजर जो है वो अनाउंस किया और अपनी काबीना से उसका स्टार्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी वादे की कि मजीद इन्फ्लेशन आएगी। अच्छा, अब जो है वो PMLN के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ है नहीं, और इस तरह से उठा के जजेस की तस्वीरें चलाना ये इंतहाई नामुनासिब बात है। आप अगर आप जर्नैल जो हैं उनको मुतनाज़े बना रहे हैं, आप ECP को मुतनाज़े बना रहे हैं, आप पार्लिमान को मुतनाज़े बना रहे हैं, आप उसके साथ साथ अब जुडिशरी को भी मुतनाज़े बना रहे हैं, तो फिर फैसले जो है वो चौराहों पे होंगे, फिर एनआरकी आएगी, फिर केओस में आएगा, और फिर जो है वो ऐसे जो है एक जो जिम्मेदार रियासतें जो हैं वो इस तरह से नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल ट्रू। जी इलियास साहब। देखिए, बिल्कुल जैसे नवीद साहब भी बिल्कुल कह रहे हैं कि इस तरह नहीं, सियासी जमातों को इस तरह के इक़दाम नहीं करने चाहिए कि बजाय अदारों को मजबूत करने के वो कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं। यही सिर्फ कि अपनी नाहली छुपाने के लिए या अपनी जो कारकर्दगी बेहतर बनाने की बजाय किसी और तरीके से काम करें, जो अगर देख लें हालात साजगार नहीं है तो उसके लिए मेहनत करें, कोई और रास्ता अख्तियार करें, बजाय कि अदारों को, उनकी शख्सियात को, उनको मुतनाज़ा बनाने के लिए इस तरह शुरू कर दें। ये नहीं है, दोनों तमाम सियासी जमातों की जानिब से बिल्कुल इसी तरह किया जा रहा है, और किसी न किसी को हदफ बना लिया जाता है और उसको मुसलसल चलाया जाता है। और यही है कि इसकी वजह से जो क़यादत इस तरह की बात करती है तो फिर उसके बाद जो कारकुन है वो भी उस डगर पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वो फिर वो देखते नहीं है, तो फिर वो पूरे मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती थी, और इसकी वजह से जो कहा जाता है ना कि डिवाइड हो गई है, लोगों में डिवाइड होती है, और ये आप देखें सड़कों पर जलसे जुलूस में देखें, आपको वाज़ह तौर पर नजर आएगी लोगों। जी बिल्कुल। आमिर साहब, मैं आपको मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात भी कर सकते हैं और क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। ये जो जेल भरो तहरीक अब स्टार्ट हुई है, अब ये जो रजा कराना गिरफ्तारियां दी हैं, तो उसके बाद अब रिहाई की दरख्वास्तें क्यों दी जा रही हैं? क्विकली, टाइम कम है। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट में फैसले अक्सर इत्तफाक राय से नहीं आते, तकसीम राय से आते हैं, और वो अक्सरियती फैसले इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी बात, सिंपल सी बात है, जस्टिस फायज ईसा पे जब एक पार्टी फुल टाइम तनकीद कर रही थी और उस पार्टी के सरबराह ने वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद कहा कि मैंने गलती की, तो ये काम उस वक्त ठीक कर लिया गया होता तो आज भी ठीक हो सकता था। मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें देखनी चाहिए। जेल भरो तहरीक आप अंदाजा कर लें, भरने जेले जा रहे थे, भर रहे हैं जमानते, मतलब थोड़ा सा तो सब्र करना चाहिए था ना। फिर आप क्यों बैठे प्रिजन वैन में? और आज पेशावर में तो अजीब ही तमाशा लगा है, कोई सेल्फी बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये काम बड़ी मजे की कुछ चीजें हैं इस पे। जब कल देख रहे थे ज्यादती बड़ी हुई था, जुल्म बड़ा, बिल्कुल उन्हें लगता था कि वो थानों की सैर करा के उनको घर भेज देंगे। एक तो मेरे घर भेज दिया बखर, वो अभी राजनपुर भिजवा दिया है असद उमर साहब को। यार देखो जुल्म की नहीं, बखर भी भेजा है उमर सरफराज चीमा को। कुरैशी साहब ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा तो कह रहे हैं बलोचिस्तान जाएंगे। राना साहब, इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और कमियाना जा रहा है, डोगर आ रहा है। सही है फैसल साहब, डोगर सिर्फ पंजाब जा रहा है, CPO नहीं आ रहा है। गिरफ्तारी देना ये बस साईं बुजदार की जो बद्दुआ है ना, ये सबको ले डूबी है। फैसल साहब, एक तो देखिए मजे की बात ये तो हुई है, जैसा भी हुआ तो अलग बात है, लेकिन इमरान खान का बयान सबसे मजेदार है कि हुकूमत जो है वो हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। भाई आपने खुद तो गिरफ्तारी पेश की, और जो पेशावर की आज की वीडियोज आई हैं वो तो कमाल हो गया।
सबसे जो मजे के विजुअल थे वो यही थे जब पुलिस अनाउंस कर रही थी कौन है जिसे गिरफ्तारी देनी है। देखिए साईं की आखिरी बददुआ लगी ना पेशावर ना लाहौर सारे एक ही जैसे थे। नायब भी इस्तीफा दे गया जब नायब ने नोटिस चलें किया। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नवीद साहब आपका कमेंट भाई नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह इलियास साहब आपसे भी इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।